एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, नीट 2024 के स्कैम से तो हम सब फैमिलियर हैं, चाहे आप मेडिकोज हो या फिर आप नॉन मेडिको फील्ड से बिलोंग करते हो। नीट रिजल्ट में जितने बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है उसको देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट नीट 2025 को लेकर के जब कंप्लीट ड्रॉप के बारे में सोच रहा है तो ऑफकोर्स उसे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है ना कि अगर आप अपना 100% देते हो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्ट्रिक्टली कंडक्ट होगा और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा आपके फेवर में। क्योंकि इतना बड़ा स्कैम देखने के बाद गवर्नमेंट पे और एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल, क्या सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो किसी कोर्स में एडमिशन ले लें और फिर उसके साथ साथ अपने नीट 2025 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। इससे क्या होगा कि एक बैकअप प्लान भी रहेगा, और अगर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही कुछ होता है, मतलब जिस तरीके से स्कैम हुआ नीट 2024 के रिजल्ट में, तो उसकी वजह से उनका कोई भी और ज़्यादा साल बर्बाद ना हो। सो ऐसे में ना जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस कोर्स को मिल रही है वो है बीएससी नर्सिंग। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मेल आया जिसमें स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि अगर वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद वो नीट 2025 की प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से अपनी कॉलेज लाइफ या फिर कहूँ कि कॉलेज की जो एकेडमिक लाइफ हो उसमें और फिर आप अपने नीट प्रिपरेशन के बीच किस तरीके से बैलेंस बना के चलेंगे, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फाइनली पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपके साथ एक बात बता दूं कि बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू आईएनसी, दैट इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। एक मैं और चीज़ पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे देती हूँ, क्योंकि मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। स्पेशली मैं इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ आप लोगों के साथ या किसी भी नीट एस्पिरेंट के साथ कि मैं भी नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ। सिंस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लिया, फिर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा या फिर अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करके मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली मैं उसके बेसिस पे ऑथेंटिक डेटा या फिर कहूँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। बट स्टिल कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है, तो उसमें ऐसा कमेंट आ जाता है कि ऐसा हर कॉलेज में नहीं होता, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ऑफकोर्स मुझे भी पता है कि सारे कॉलेज का रूल सेम नहीं होता, बट मोस्टली कॉलेज में सेम रूल फॉलो होता है नर्सिंग के। मैं वो आपके साथ बता दे रही हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वैसा वहाँ कुछ है या नहीं है। तो देखो, आईएनसी दैट इज़ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग एक नर्सिंग स्टूडेंट को, जैसे कि बीएससी नर्सिंग आपका पूरा 4 साल का है जिसमें कि 8 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है। तो पर सेमेस्टर आपकी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 4 साल के कोर्स में 100% अटेंडेंस करना है। आपको क्या करना है, हर एक सेमेस्टर में आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार 100% अटेंडेंस मेंटेन करेंगे तो नीट की तैयारी कैसे करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा टफ है। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर 6 से 8 घंटे जो मॉर्निंग का सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव टाइम होता है, जिस टाइम पे आप बहुत एक्टिव रहते हैं पढ़ने के लिए, वो टाइम अगर आपका कॉलेज में जाएगा तो आपको थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में ऑब्स्टेकल्स फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब आपने ये रास्ता चुना है तो आपको ऑब्स्टेकल्स की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली स्ट्रॉन्ग होके आपको उन सारे ऑब्स्टेकल्स से कोप अप करना है। तो आपको बैलेंस कैसे करना है उसके पहले मैं आपको अटेंडेंस क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो एक नर्सिंग स्टूडेंट होता है जब वो किसी भी सेमेस्टर में अपीयर हो रहे हों एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ऑड सेमेस्टर हो या फिर वो इवन सेमेस्टर हो, उसमें उनकी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। 100% का मतलब क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखो, जो नर्सिंग का एकेडमिक करिकुलम है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, उसमें क्लिनिकल्स भी इंक्लूड हैं। जैसे कि मान लो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो वो किसी कॉलेज में 5 मंथ्स का होता है और किसी कॉलेज में एकदम कंप्लीट 6 मंथ का होता है। जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है तब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि वो 5 मंथ का ड्यूरेशन रखते हैं, 5 मंथ तक अपना जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन एज वेल एज उनका जो क्लिनिकल आवर्स होता है वो कंप्लीट कराते हैं, और जैसे ही 6 मंथ स्टार्ट होता है उसमें वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। तो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे होती रहती है। होता ये है कि जो आपके थियोरी क्लासेस हैं, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में या फिर कहूँ फर्स्ट सेमेस्टर में आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, आप ये जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे इसमें क्या होगा कि आपको पर सब्जेक्ट आपकी जितनी भी क्लासेस रहेंगी, जितनी क्लासेस चलें, आपको उसमें इतना प्रेजेंट होना है कि थ्योरेटिकल क्लासेस में आपकी अटेंडेंस 80% हो।
एटलीस्ट 76 से एबव हो, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे नीचे अटेंडेंस गया तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उनमें से सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होने देते, वो आपको एग्ज़ाम के पहले ही डिटेन कर देते हैं। तो ऐसा मेरे पास लाइव एग्जांपल है जो मैं वीडियो के थोड़ा बाद में दूंगी। अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं अटेंडेंस क्राइटेरिया के बारे में। तो आपको आपकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाली क्लासेस होंगी उसमें अराउंड 76% से लेकर के 80% तक की अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपका एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट की आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी लगती है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें सीखनी होती हैं कि किस तरीके से पेशेंट के साथ या फिर कहूँ पेशेंट के अटेंडर के साथ आपको बात स्टार्ट करनी है, बेड मेकिंग करना है, जैसे कि उनकी जो बेडशीट वगैरह होती है उसको सही करना, हाइजीन मेंटेन करना, फिर उसके बाद केस को किस तरीके से समझना होता है। वैसे उतना कुछ डिटेल में नहीं रहता है, हिस्ट्री कैसे ली जाती है, जैसे कि आप पेशेंट से बात करते हैं तो उनकी हिस्ट्री लेनी होती है कि आपका नाम क्या है, आप कितने दिन से एडमिट हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे बताई जाती हैं। तो ये पोस्टिंग आपकी लगभग 1 मंथ की होती है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपका 5-6 महीने का ड्यूरेशन होगा उसमें से आपकी 1 महीने की पोस्टिंग लगेगी, क्लिनिकल पोस्टिंग। कॉलेज टू कॉलेज वैरी कर सकता है, कहीं कहीं 2 महीने की भी हो सकती है, लेकिन जनरली 1 महीने की होती है। तो ये जो 1 मंथ वाला ड्यूरेशन होगा इसमें आपको अपना 100% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक अगर आपकी 30 दिन की हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी है तो उसमें से आपको 4 संडे निकाल दो आप, बट बाकी आपको 26 डेज प्रेजेंट रहना रहेगा। अगर आप 26 डेज प्रेजेंट रहते हो तो क्लिनिकल्स में आपकी अटेंडेंस 100% है। तो क्लिनिकल्स अटेंडेंस आपकी 100% और फिर उसके बाद आपका जो थ्योरेटिकल अटेंडेंस है वो 76% से लेकर के 80% तक रहेगा। तो जब एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि पूरे अच्छे से अटेंडेंस की शीट आती है जिसमें कौन सा स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितनी % अटेंडेंस उनकी बन रही है, वो आप देखोगे, फिर आप उस पर साइन करते हो और फिर उस तरीके से वो आगे मैनेजमेंट को प्रोसीड हो जाता है। आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, आप एग्ज़ाम में अपीयर होते हो। अगर आपकी अटेंडेंस सही रही तो ठीक है, अगर अटेंडेंस कम है तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपसे फ़ाइन चार्ज करते हैं या फिर वो आपको एग्ज़ाम से डिटेन कर दें, पहले वो आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी करा के आपकी अटेंडेंस कंप्लीट कराएं, फिर आपसे एग्ज़ाम दिलवाएं। मतलब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या रूल फॉलो करेंगे अगर आपकी अटेंडेंस इनकम्प्लीट रही या फिर शॉर्ट अटेंडेंस रही। तो अब अटेंडेंस का इतना स्ट्रिक्ट रूल देख करके आप सोच रहोगे कि यार जब रोज़ कॉलेज ही जाएंगे तो तैयारी कब करेंगे। तो आप इन चीज़ों मतलब आप अपना अटेंडेंस मेंटेन करते हुए नर्सिंग लाइफ की जो भी आपकी एकेडमिक करिकुलम होगी उसको मेंटेन करते हुए किस तरीके से आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक जो नीट एस्पिरेंट होता है ना वो डॉक्टर बनने से बहुत ज़्यादा पहले ही खुद को डॉक्टर एक्सेप्ट कर चुका होता है कि हाँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ या फिर मैं डॉक्टर बन गई हूँ। और हर एक दिन प्रिपरेशन के टाइम पे उसको ये फील होता है कि चलो ठीक है इसको पढ़ लेते हैं, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, फिर तो MBBS सीट मिल ही जानी है या BMS सीट मिल जानी है। तो जब आप इस थिंकिंग के साथ नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और जब आप हर सुबह आपका मन होगा कि यार चलो 6 से 8 घंटे की तैयारी कर लेते हैं, 6 to 8 आवर पढ़ाई करते हैं, बट उस टाइम पे जब आपको कॉलेज जाना आपकी मजबूरी होगी ना तो आप अंदर से हर रोज़ टूटोगे यार क्यों एडमिशन ले लिया। लेकिन ना यहाँ पे आपको एकदम डीमोटिवेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रखना है कि हाँ मैंने एडमिशन लिया है तो मुझे नर्सिंग करिकुलम या फिर मेरे नर्सिंग को लेकर के मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स फी पे कर रहे हैं तो मुझे पढ़ना है पूरी शिद्दत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। आप उन 6 से 8 घंटे के कॉलेज ड्यूरेशन को जा करके कंप्लीट करना, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप एब्सेंट करोगे प्रिपरेशन करने के लिए तो आपके माइंड में एक टेंशन रहेगा कि आप कॉलेज नहीं गए, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, अब क्या होगा, टीचर्स पूछेंगे, आपको एग्जाम में अपीयर होने दिया जाएगा कि नहीं होने दिया जाएगा। अगर आप नर्सिंग करते हुए नीट की प्रिपरेशन पीसफुली कंप्लीट करना चाहते हो या फिर कंटिन्यू करना चाहते हो तो ऐसे में ना आपको अपनी नर्सिंग लाइफ के एकेडमिक करिकुलम को बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि स्मार्टली आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि होता ही है ना कि जब टीचर्स को या फिर आपके फ्रेंड्स जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको जब ये पता चल जाता है कि आप नर्सिंग करने के साथ साथ आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो ना आपको टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मे भी अभी कुछ नर्सिंग ट्यूटर्स को सुन के बुरा लग जाए और वो नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दे, बट ये फैक्ट है। क्योंकि देखो उनके अंदर ना एक ईगो होता है और आपके जो क्लासमेट्स होते हैं ना वो जेलस फील करेंगे कि अरे ये कहीं ऐसा ना हो कि नीट क्रैक करके डॉक्टर बनने चला जाए और मैं यहाँ नर्सिंग ही करती रह जाऊँ या मैं यहाँ नर्सिंग ही करता रह जाऊँ। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन आपको अपने सराउंडिंग में क्रिएट ही नहीं करनी है। तो चुपचाप अपने इस ड्रीम को शांति से अपने रूम में आकर के काम करना, अपना पढ़ाई करना, किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वैसे भी बहुत ही नया नया होगा, नई जगह होगी, नए लोग होंगे, तो शांति से बस कॉलेज आना, कॉलेज में जो भी बोला जाए वो चुपचाप करना, और फिर उसके बाद जब अपने रूम पे आना तो जो भी 1-2 घंटे का आपको रेस्ट करना है वो करके आराम से आप नीट की तैयारी करना है स्टार्ट करना। तो अगर आप डेली कॉलेज आएंगे, आपकी अटेंडेंस मेंटेन रहेगी, क्लासेस रेगुलर रहेंगी, तो कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आप जाने के बाद क्या करते हो। तो जब आप कॉलेज आर आपका कंप्लीट हो, जैसे मान लो आपको मॉर्निंग में 8 बजे निकलना होता है कॉलेज के लिए, आप 5 बजे तक अपने रूम में वापस आते हो। अब क्या करो, आप 5 से 7 का ब्रेक ले लो, 2 घंटे का। अगर आपको हॉस्टल मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, हॉस्टल में रूल होता है कि आपको मेस में जाना है, डिनर करना है, फिर उसके बाद अटेंडेंस के लिए भी आपको जाना होगा। तो आई थिंक आप 9 बजे तक तो इन्हीं सारी चीज़ों में रह जाओगे, मे बी 10 भी बज जाता है कभी कभी, क्योंकि रात में ही मीटिंग होती है, डेली फ्रेशर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ रूल बताया जाता है, तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो मैं मान के चलो एक्सटेंट लेवल पे बोलूँ या फिर एक्सट्रीम लेवल पे, आप 10 बजे तक ही फ्री हो पाओगे स्टार्टिंग में। तो अब 10 से 12 एंड फिर मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। देखो स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन अगर सेट करके चलोगे तो दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा आपको करना, शुरुआत हमेशा थोड़े से करो, फिर टाइम के साथ साथ जब आप थोड़े चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे तो बैलेंस करना आप खुद सीख जाओगे, तो आप खुद से अपने अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा इधर उधर सेट करके अपना शेड्यूल बना सकोगे और अपने नीट की प्रिपरेशन को इफेक्टिवली आप कंटिन्यू कर पाओगे। तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी कि अगर मान लो आप रात के 10 बजे फ्री हो रहे हो डिनर करके, हॉस्टल की अटेंडेंस वगैरह देने के बाद, तो 10 से 12 का आपको 2 स्लॉट रखना है, सॉरी 2 घंटे का 1 स्लॉट रखना है, ठीक है। 10 से 12 का आपको 1 स्लॉट रखना है। उन 2 घंटे में आपको जो भी पढ़ने का मन है, या तो आप बायोलॉजी पढ़िए, या तो केमिस्ट्री पढ़िए, या तो फिजिक्स पढ़िए, एंड देन आप फिर 12 बजे सो जाइए, और फिर उसके बाद 4 बजे आप उठिए, और 4 बजे से लेकर के आप मान लो 8 बजे आपको कॉलेज जाना है तो 7 बजे तक आप पढ़ाई करो, 1 घंटे में रेडी होकर के। अगर आपको हॉस्टल मिला है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कैंपस में ही होगा, तो आपको मतलब 1 घंटे में रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके आप अपने कॉलेज जा सकते हो। और अगर आप रूम लेके रहोगे रेंट पे तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत टाइम आप एडजस्ट कर लेना। अब आपको ये भी लगेगा कि यार 10 से 12 पढ़ो, फिर उसके बाद तुरंत 4 बजे उठ के पढ़ो, तो सोएंगे कब? 4 घंटे की नींद में तो सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो देखो, हाँ मैं ये बात मानती हूँ कि थोड़ा चीज़ें काफ़ी हैक्टिक हो जाएंगी, जैसे कि आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और मे बी आपके हेल्थ पे थोड़ा बहुत एडवर्स इफेक्ट भी दिखने लगे, बट ये सारी चीज़ें ना आपको खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो कि कॉलेज से आने के बाद आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल के सो लो, ताकि रात में आपको नींद नहीं आए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा टाइम में आप, जैसे मान लो आप 2 घंटे कॉलेज से आने के बाद सो लीजिए, फिर उसके बाद रात में आप 12 से 4 सो रहे हो, तो इस तरीके से लेकर के आपकी 6 घंटे की नींद कंप्लीट हो जा रही है। तो फिर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका मतलब जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंस या फिर स्लीप साइकिल में जो डिस्टर्बेंस हो रही है वो मेंटेन हो जाएगा। अब आपको नीट के लिए टारगेट कैसे सेट करना है वो बताते हैं। तो देखो उसमें क्या करो ना, आप वीकली टारगेट सेट करो। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आपको वीकली टारगेट सेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 2 दिन आप बायोलॉजी को दो, और उन 2 दिन में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। जैसे मान लो मंडे ट्यूसडे आपने बायो पढ़ा, बायो का कोई भी 1 चैप्टर उठा लो, और इन 2 दिनों में आपको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, प्लस कुछ PYQs प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज दैट इज वेंसडे एंड थर्सडे आप या तो केमिस्ट्री पढ़ लो या तो फिजिक्स पढ़ लो, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो 2 दिन आप केमिस्ट्री पढ़े, मान लो केमिस्ट्री पढ़ लिए 2 दिन, ठीक है। अब जैसे कि वेंसडे थर्सडे ही हो गया, अब फ्राइडे एंड सैटरडे फिजिक्स आप पढ़ लो। अब इसमें आप चेंज कर सकते हो कि इन 2 दिन में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने, लेकिन तीनों सब्जेक्ट को इक्वल, मतलब आपको ना इक्वलिटी के साथ लेके चलना है। होता क्या है कि लोग अरे बायो तो ईजी है, या तो बायो को एकदम नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, या फिर बायो ईजी है तो बायो ही पढ़ते रह जाते हैं। बट ऐसा गलती मत करना, क्योंकि कॉम्पिटिशन ना बहुत टफ होता जा रहा है। तो आपको 2-2 दिन तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। 2 डेज आपने बायोलॉजी पढ़ी, 2 डेज आपने केमिस्ट्री पढ़ी, और 2 डेज आपने फिजिक्स पढ़ा। एंड देन जो आपका संडे वाला डे रहेगा वो प्लीज़ कॉलेज लाइफ के चक्कर में ना वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी भी आपका टारगेट नीट है और डॉक्टर बनने के लिए डेडिकेटेड हो ना, तो आज अपनी जो एन्जॉयमेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज सैक्रिफाइस नहीं करोगे, आज मस्ती करते रह जाओगे ना, तो ऐसे ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर निकालना पड़ेगा और नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो तभी इस टारगेट में आगे तुम आना, ठीक है। तो जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, भले एक ही टॉपिक पढ़ा हुआ आपने, लेकिन वैसे तो कोशिश आपकी 1 चैप्टर की होनी चाहिए, क्योंकि मैं 1 चैप्टर को 2 दिन देने के लिए बोल रही हूँ, और उतना इनफ है अगर आप अच्छे से मन लगा के कॉन्शियसली पढ़ो, ठीक है। संडे को आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट में आपको ना
देखो ऑब्वियसली बात, अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, बट होता ये है कि अगर पेरेंट्स आपके इन्वेस्ट कर चुके हैं नर्सिंग में तो इतना पैसा तो नहीं है ना कि यार वो फिर से आपको नीट के लिए भी अलग से इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो वो बच्चे कैसे टेस्ट सीरीज लेंगे। तो उनके लिए ना PYQs, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, आप प्ले स्टोर में जा करके देख सकते हो, जहाँ पे फ्री आपको 30 साल 40 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको उतना ज़्यादा सॉल्व करना, और वो भी चैप्टर वाइज मिलता है, तो बट उतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें से सॉल्व कर लेना। मान लो आपने बायोलॉजी में जो भी चैप्टर पढ़ा, इकोलॉजी की एक यूनिट में से कोई एक चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ से पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लो, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री में जो भी आपने, मान लो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या जो आपको जो जिससे भी आपने स्टार्ट किया है, उसके 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फिर फिजिक्स में भी मान लो आपने ऑप्टिक्स से स्टार्ट किया, तो वहाँ पे आप रे ऑप्टिक्स अगर पढ़े हो तो आपको उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी है आपको 10 साल के क्वेश्चन लगाना है। तो इस तरीके से आप वीकली एक एक स्टेप लेते जाओगे, ठीक है। मतलब कि एक वीक में आपका तीनों सब्जेक्ट कवर हो रहा है, और तीनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को वो आप संडे को टेस्ट दे रहे हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपने नीट 2025 के प्रिपरेशन में बहुत ही स्मार्टली कंटिन्यू रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा ईजीएस्ट वे मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है जिसमें आप अपनी नर्सिंग की लाइफ भी बैलेंस कर पाओ और नीट की। देखो बात यह है ना कि अगर आप अपने लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया बना लोगे नीट प्रिपरेशन के लिए, और जब आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो बेटर है कि आप अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो, और ऐसे टारगेट सेट करो जिसको आप इजीली पूरे कर पाओ। तो जब एक टारगेट आपका पूरा होगा एक वीक का ना, जब आपके तीनों सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर कंप्लीट होंगे, तो आप खुद अंदर से बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि चलो अब नेक्स्ट वीक के लिए अपना टारगेट सेट करते हैं और उसको तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप नर्सिंग करने के साथ साथ अपने नीट 2025 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखना, हाइजीन मेंटेन करना, जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर आप नर्सिंग हॉस्टल लेते हो ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि और भी कई सारे बच्चे हैं, अगर 4th ग्रेड एम्प्लॉय अच्छे से साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट की वजह से ना बहुत टाइप के इन्फेक्शंस हो जाते हैं। मोस्टली जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनमें UTI की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इन सारी चीज़ों का ना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, आप अपना हाइजीन खुद मेंटेन रखना, जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। प्लस बॉयज़, आप अगर बाहर जाना तो आप बहुत ही ध्यान रखना कि आप ऐसी वैसी कोई चीज़ें ना खाओ जिससे आपको, जैसे कि हॉस्टल में होता क्या है ना कि फीमेल स्टूडेंट को, जहाँ तक मैंने देखा है, UTI की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड जो मेल या फिर कहूँ जो बॉयज़ होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका बाहर जाना, दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर बाहर की चीज़ें खाना, इसकी वजह से ना उनको जो, जैसे क्या बोल दो, गैस्ट्राइटिस के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब गैस्ट्रिक डिजीजेस जो होते हैं, जैसे कि IBD, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, हाइजीन मेंटेन रखो, जिससे आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहे। हेल्थ सही रहेगी, अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली फिट रहोगे, और मेंटली फिट होना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नर्सिंग की हेक्टिक लाइफ को, या फिर कहूँ नर्सिंग की हेक्टिक करिकुलम के साथ आप नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हो, और दोनों बहुत ही टफ है। तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मेंटल फिटनेस के साथ आपको सभी ऑब्स्टेकल्स को कोप अप करके अपने सपनों को पूरा करना है, क्योंकि ये सपना आपने देखा है तो पूरा भी इसे आप ही करोगे। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, और मैं हमेशा यहाँ अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए। तो अगर आपको नर्सिंग के कोई भी नोट्स चाहिए, जैसे कि होता है ना कि आप यार नोट्स नर्सिंग की है तो जब जस्ट एग्जाम के पहले पढ़ लिया, पास हो गए, तो इस तरीके से आपको अपने नीट में से टाइम नहीं देना पड़ेगा नर्सिंग को। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, इवन आपको नीट में भी कोई भी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना मेल एज वेल एज अपनी इंस्टाग्राम ID कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ऑल द नीट एस्पिरेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि नर्सिंग करने के साथ साथ आप नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करोगे, तो बिल्कुल करो, क्योंकि आपने सपना देखा है, ये आपका डेडिकेशन है, ये आपका पैशन है। तो एक्सप्लोर करो, कोशिश करो, हारने से मत डरना, तुम सिर्फ कोशिश करो। क्या पता जीत तुम्हारी पक्की हो, और सिर्फ एक होता है ना कि ये थोड़ा ऑब्स्टेकल है, आप इसको पार कर लोगे तो बस मंजिल आपके पास ही है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना। हेल्थ मीन्स फिजिकल हेल्थ एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना।